हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स अनकॉम्प्लिकेट। माई सेल्फ गीता। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 की एनसीईआरटी बुक में ज्योग्राफी का चैप्टर 8। ये जो क्लास 6 की ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर है, इसके बाद जो है क्लास 6 की ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी। क्लास 6 की हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है और दोनों की ही प्लेलिस्ट अगर आपको सीक्वेंस में पढ़ना है, वीडियोज सीक्वेंस में देखना है, चैप्टर 1 से लेकर लास्ट तक जो है, तो आप प्लेलिस्ट के थ्रू पढ़िए। क्योंकि अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अच्छे सीरियस कैंडिडेट है, तो मैं यही बोलूँगी कि प्लेलिस्ट के थ्रू पढ़िए और अच्छे से पढ़िए। और जो प्लेलिस्ट की लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ से जाके जो है आप पढ़ सकते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो अंत तक देखिए और फीडबैक ज़रूर दीजिए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है, ये आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ और लोगों को जो है हेल्प मिल सके। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर यूज़फुल लगता है तो, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि डेली की अपडेट आपको टाइम से मिल जाए। और आज जो है हमारी क्लास 6 की ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी। अब कल से हम क्लास 7 की ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, और 7th की ज्योग्राफी में भी 1 वीक लगेगा और 8th की ज्योग्राफी में भी 1 वीक ही लगेगा, क्योंकि ये इसमें चैप्टर्स ज़्यादा नहीं है। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि 1 वीक में मैं कंप्लीट करवाऊँ, क्योंकि CTET का जो एग्ज़ाम है वो 31 जनवरी को है। और मेरी पूरी कोशिश है कि आपकी जो सीट पेपर सेकंड जिनका SST है, वो अच्छे से अपना, मतलब SST में अगर 60 है तो 60 आउट ऑफ 50 तो कम से कम लेकर आएँ। तो बस आप जितने भी हाइलाइटेड पॉइंट्स हैं उनको पढ़िए, क्योंकि मैंने काम किया हुआ है, तो आप इसके थ्रू जो है पढ़ सकते हैं। और हाइलाइटेड पॉइंट्स वो पॉइंट्स हैं जो कि पूछे भी गए हैं प्रश्न और पूछे जा सकते हैं, मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सबको मैंने हाईलाइटेड किया हुआ है। जो पॉइंट्स हाईलाइटेड जो चीज़ें नहीं हैं, तो वो जनरल चीज़ें हैं और वो कभी पूछी नहीं जा सकती, तो आप इसके थ्रू पढ़ सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी है, आप कैसे भी पढ़ें, बस अच्छे से अपनी तैयारी करें। अब स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 8 जो है भारत के संदर्भ में जो है, इसमें जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि मौसम। तो मौसम क्या है? मौसम किसे कहते हैं? मौसम जो है हमारे जो वातावरण, मतलब हमारे जो वायुमंडल है, जो हमारे वायु में दिन प्रतिदिन जो परिवर्तन हमें देखने को मिलता है, उसे क्या कहते हैं? मौसम। और ये मौसम में परिवर्तन किसके कारण आता है? तापमान, वर्षा और सूर्य की किरणों के कारण जो है ये परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। तो अगर हम बात करते हैं, हम सब लोग जानते हैं कि मौसम जो है, कभी मौसम गर्म होता है तो कभी ठंड, मतलब ठंडा होता है, और कभी देखते हैं कि बादल छा जाता है, तो कभी जो है यहाँ पे वर्षा भी होती है। और इस मौसम के अकॉर्डिंग जो है इंसान में, मतलब उसके रहन सहन और खान पान में भी हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। तो इसके अकॉर्डिंग ही हम जो है, मौसम के अकॉर्डिंग ही हम सब कुछ करते हैं और अपना जीवन व्यतीत करते हैं, क्योंकि मौसम के अकॉर्डिंग हमें चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर जैसे कि अगर मान लो आपको बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो आप गर्मी में गर्म चीज़ें तो खाएंगे नहीं। तो उसके अकॉर्डिंग अपने खान पान में क्या परिवर्तन करते हैं कि अगर गर्मी पड़ी है तो ठंडे पदार्थ जैसे आइसक्रीम खाना पसंद करेंगे। उसी के अगर विपरीत हम देखें, तो अगर बहुत ज़्यादा ठंडी है, तो उसमें क्या है, आप ऊनी वस्त्र पहनेंगे और गर्म चीज़ें खाएंगे। तो आप मौसम के अकॉर्डिंग जो है अपने रहन सहन में भी परिवर्तन करते हैं। तो भारत में जो है मौसम जो है चार प्रकार का होता है। कौन कौन सा? सर्दी, गर्मी, वर्षा और शरद। तो मतलब सर्दी, गर्मी, वर्षा और शरद ऋतु जो है हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो सबसे पहले जो सर्दी का मौसम होता है वो कब से कब होता है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो सर्दी का मौसम जो होता है दिसंबर से फरवरी तक, और जो गर्मी का मौसम होता है वो मार्च से मई तक, और जो वर्षा ऋतु होता है वो जून से सितंबर तक होता है, जिसे कि दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम भी कहा जाता है। मतलब दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम का समय जो होता है वो जून से सितंबर तक होता है। और अक्टूबर से नवंबर तक जो मौसम होता है वो शरद मौसम होता है। और अक्टूबर से नवंबर वाले मौसम को क्या कहते हैं? मानसून के लौटने का समय। तो कई बार क्वेश्चन पूछता है कि मानसून से लौटने का मौसम जो है कौन से महीने में होता है? तो वो अक्टूबर से नवंबर में। तो ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं जो कि पूछी जाती हैं और पूछी गई हैं। आगे आप इसके बारे में डिटेल में देखिए कि शीत ऋतु क्या होती है। शीत ऋतु मतलब ठंडे मौसम में, मतलब कि जो मौसम जब ठंडा होता है तो सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधी नहीं पड़ती हैं, जिसके कारण जो है हमारा जो उत्तर भारत का एरिया है, उत्तर भारत का जो तापमान है वो बहुत ही कम हो जाता है और ठंडा वहाँ पे
पड़ता है। तो शीत ऋतु जो है क्या है, ठंडे मौसम में सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती हैं, जिसके कारण जो है उत्तर भारत का मैदान क्या है, ठंडा, वहाँ का जो तापमान है ठंडा हो जाता है। ग्रीष्म ऋतु किसे कहते हैं? ग्रीष्म ऋतु किसको कहा गया है? गर्मी के मौसम को। इस समय क्या होता है, सूर्य की किरणें जो है सीधी पड़ती हैं। शीत ऋतु मतलब सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती हैं, जिसके कारण उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है। और ग्रीष्म ऋतु जिसमें सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, लेकिन तापमान इतना अधिक हो जाता है कि दिन के समय गर्म और शुष्क पवन चलती है, मतलब गर्म पवन चलती है, जिसे लू कहा जाता है। तो जो गर्म पवन, गर्मी के दिनों में जो गर्म और शुष्क पवन बहती है, उसको क्या कहा जाता है? लू। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। सॉरी। आगे देखते हैं, ये कुछ चीज़ें हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा कि किस भाषा में किसको क्या कहा जाता है। आगे देखते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून, जिसे हम वर्षा का मौसम कहते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून को वर्षा का मौसम क्यों कहा जाता है? और ये मानसून के आने और आगे बढ़ने का मौसम होता है। मतलब दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ ही जो है वर्षा आती है, और इस समय ही जो है मानसून आगे बढ़ता है। इस समय जो पवन है बंगाल की खाड़ी से और अरब सागर से उठती है और स्थल की ओर चलती है, मतलब स्थल की ओर जो है बहती है। मतलब कि दक्षिण पश्चिम जो मानसून है, जिसे दक्षिण पश्चिम मानसून का वर्षा समय भी कहा जाता है, ये अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से उठती है और जो है स्थल की ओर बहती है। वे अपने साथ जो है नमी लाती है, क्योंकि अरब सागर में भी बहुत ज़्यादा, अरब सागर में भी पानी होता है और बंगाल की खाड़ी में भी। तो यहाँ से जो है ये नमी बटोर कर लेकर आती है, और जैसे ही पहाड़ों से टकराती है, तो ये पवन पहाड़ों से टकराते ही जो है अपनी नमी पूरी पहाड़ों पे छोड़ देती है, जिसके कारण जो है वर्षा होती है। तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि वर्षा क्यों होता है। दक्षिण पश्चिम भारत में जो है अधिकतर वर्षा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होता है। और ये दक्षिण पश्चिम मानसून की वर्षा कहाँ से उठती है? ये जो है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से उठती है, और इसके बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से उठकर जो है ये स्थल की ओर बहती है, और पहाड़ों से टकराकर अपनी पूरी नमी जो है पहाड़ों पे छोड़ देती है, जिसके कारण जो है वर्षा होती है। तो आगे देखते हैं, मानसून लौटने का समय। जो अक्टूबर और नवंबर का महीना होता है उसे जो है बोलते हैं मानसून लौटने का समय। और इस समय जो है पवन जो है स्थल से बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। देखिए, जब दक्षिण पश्चिम मानसून या मतलब वर्षा का मौसम होता है, तो उस समय जो पवन जो है बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। लेकिन जब मानसून लौटने का समय होता है, तो वो अक्टूबर नवंबर महीने में लौटती है, और ये जो है कहाँ से, स्थल की ओर से जो है बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। ये मानसून लौटने का समय होता है। महीना आपका अक्टूबर नवंबर है। इसीलिए भारत के दक्षिण भागों में, विशेषकर जो है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में जो है इस मौसम में वर्षा होती है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है वो ध्यान से देखिए। मानसून लौटने के समय वर्षा कहाँ पर होती है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। या सर्दी में वर्षा कहाँ पर होती है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। तो मतलब मानसून लौटने के समय वर्षा जो होती है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में होती है। अब आगे जो है इस चैप्टर, ये तो आपको बेसिक चीज़ें बताएंगे, लेकिन इसके बारे में डिटेल में जो है हम 7th क्लास में पढ़ेंगे। और ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है, और अच्छे से आप समझ में आपको आएगा। मैं पूरा डायग्राम के थ्रू आपको समझाऊंगी, लेकिन अभी पहले बेसिक समझ लीजिए कि भारत में जो वर्षा आती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण आती है, और मानसून लौटने का जो समय होता है वो अक्टूबर से नवंबर के महीने में होता है, और वो जो तब पवनें जो है स्थल से बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं। आगे समझिए कि जलवायु क्या होती है। तो जलवायु क्या है? किसी भी स्थान पर अनेक वर्षों में जो मापी गई मौसम की औसत दशा, इसको एज इट इज ऐसे ही याद कीजिए कि किसी भी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को क्या कहते हैं? जलवायु कहा जाता है। अब भारत में जो जलवायु है, मोटे तौर पर वो मानसूनी जलवायु उसको कहा जाता है। मानसूनी शब्द जो है किस भाषा से? अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। मानसून शब्द जो है किससे? अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मौसम। भारत की स्थिति जो है उष्णकटिबंध होने के कारण यहाँ पे अधिकतर वर्षा जो है मानसूनी पवन से होती है। मतलब मौसमी वर्षा बोली जाती है, अर्थात मानसूनी जलवायु के कारण ही यहाँ पे जो है वर्षा होती है। तो भारत की स्थिति जो है उष्णकटिबंध में होने के कारण यहाँ पे अधिकतर वर्षा जो है कौन सी होती है? मानसूनी वर्षा होती है, या इसको बोलते हैं मानसूनी पवन से होती है। तो ये याद रखिए कि भारत में जो अधिकतर वर्षा है वो मानसूनी वर्षा होती है, और इसे मानसूनी पवन भी कहते हैं।
भारत में कृषि जो है इसी वर्षा पर निर्भर करती है और इसका मतलब है कि इस समय जो है फसल जो है बहुत ही अच्छी होती है। आगे देखते हैं, किसी भी स्थान की जो जलवायु है किस पर निर्भर करती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी स्थान की जलवायु उस स्थान की स्थिति, उसकी ऊंचाई और समुद्र से दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। ये चारों चीज़ें आपको लर्न होना चाहिए और ये एज इट इज़ देकर क्वेश्चन पूछ देता है कि इसमें से कौन सा जो है जलवायु की स्थिति को बताता है, मतलब कि किस स्थान की जलवायु उसकी जो है स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। तो जलवायु किस पर निर्भर करती है, इन सब में से। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है और पूछा गया भी है। इसलिए हमें भारत की जो जलवायु है उसमें क्षेत्रीय विभिन्नता भी देखने को मिलता है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जो है अधिकतर जो पूरा एरिया है वो मरुस्थल है, मरुस्थल में स्थित है। तो जैसलमेर तथा बीकानेर में बहुत ही गर्मी होती है और वो बहुत ही स्थान गर्म होता है। अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ठंडा होता है और वहीं पर अगर द्रास और कारगिल जो है एकदम बर्फीली एरिया होती है, मतलब बहुत बर्फीली ठंड वहाँ पे पड़ती है। और तटीय क्षेत्रों में जैसे मुंबई और कोलकाता में जाते हैं तो वहाँ की जलवायु जो है मध्यम होती है। वे ना ही अधिक गर्म और ना ही अधिक ठंडी होती है क्योंकि वो समुद्र के पास होती है। तो भारत में जो है जलवायु में इस तरह से विभिन्नता देखने को मिलती है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला जो स्थान है वो मेघालय में स्थित मौसिन रामन है, ये भी पूछा जाता है। जबकि किसी किसी वर्ष जो है राजस्थान के जैसलमेर में जो है वर्षा ही नहीं होती है, वहीं पर अगर मेघालय के मौसिन रामन की बात करें तो वहाँ पे सबसे अधिक वर्षा जो है होती है। अब बात करते हैं प्राकृतिक वनस्पति। देखिए प्राकृतिक वनस्पति क्या है, हम अपने आसपास देखते हैं कि बहुत सारे पादप जीवन हमें जो देखने को मिलते हैं। बहुत सारे जो है खेल के मैदान भी हम देखते हैं, यहाँ पे कुछ छोटे छोटे पौधे देखते हैं, कुछ झाड़ी भी देखते हैं जैसे कैक्टस और कुछ फूल भी देखते हैं। इस प्रकार जो है उनमें बहुत सारी कुछ ऐसी चीज़ें देखते हैं जिसमें लंबे वृक्ष भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, उसमें शाखाएं भी निकलती हैं। नीम, आम जैसे मतलब ये वृक्ष हमें देखने को मिलते हैं जिनमें पत्तियों की मात्रा बहुत कम होती है, जैसे नारियल, घास, झाड़ियाँ, पौधे, मतलब बिना मनुष्य की सहायता के भी कुछ ऐसे वृक्ष हैं जो उग जाते हैं। तो इनको क्या कहा जाता है, ये सब जो है प्राकृतिक वनस्पति है। मतलब हम अपने आसपास जो है बहुत प्रकार के पौधे देखते हैं, बहुत प्रकार के पेड़ पौधे देखते हैं। कुछ अपने से उग जाते हैं, कुछ कंटीले होते हैं, कुछ में कांटे भी नहीं देखने को मिलते, कुछ में पत्ते अधिक होते हैं। तो ये सब जो है इनको क्या कहा जाता है, प्राकृतिक वनस्पति। और प्राकृतिक वनस्पति के बारे में जो है उष्णकटिबंधीय में कैसे वनस्पति पाई जाती हैं, और अगर शीतकटिबंधीय अगर हम बात करें, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कौन से होते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कौन से होते हैं, तो ये प्राकृतिक वनस्पति में ही हम पढ़ेंगे, लेकिन क्लास 7th में पढ़ेंगे। इसमें से बेसिक चीज़ें समझिए। अब वनों की आवश्यकता क्यों होती है, देखो सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, वन हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है क्योंकि इससे जो है हमें ये जो है ऑक्सीजन छोड़ते हैं और ये मनुष्य के लिए जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वही मनुष्य जो मतलब पेड़ पौधे जो है ऑक्सीजन छोड़ते हैं और उसे जो है हम सांस के रूप में अपने अंदर लेते हैं, तथा जो कार्बन ऑक्साइड जो है हम छोड़ते हैं वो जो है उसको ग्रहण कर लेते हैं। इस प्रकार जो है बैलेंस प्रकृति में बना रहता है। पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को जो है बांध कर रखती हैं, जिसके कारण जो है मिट्टी अपरदित नहीं होती है, इसलिए मिट्टी का अपरदन जो है रुका रहता है। तो इस प्रकार जो पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा जरूरी हैं मनुष्य के लिए भी, और जो मिट्टी उसको मिट्टी को अपरदित नहीं होने देता, जिससे कि हमारी मिट्टी घिसती नहीं है। अगर घिसेगी नहीं तो ज़मीन धंसेगा भी नहीं। और वनों से हमें ईंधन भी मिलता है, लकड़ी, चारा, जड़ी बूटियाँ और शहद, गोंद, ये सब जो है हमें वनों से ही मिलता है। और वन्य जीवों की प्रकृति भी निवास करती है, मतलब जो वन्य जो जीव जंतु हैं वो भी जो है प्रकृति में निवास करते हैं, वनों में रहते हैं। तो इस प्रकार भी जो है वन जो है उनके लिए भी उपयोगी हैं। तो अगर हम पेड़ों की अंधाधुंध कटाई करते हैं तो उसके कारण जो है भारी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पतियां समाप्त हो जाएंगी, और इससे क्या होगा कि हमें इसलिए क्या है पौधे लगाने चाहिए, जो पेड़ बचे हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए, और लोगों को पेड़ों के महत्व के बारे में जागरूक करना चाहिए। इसीलिए जो है वन महोत्सव मनाया जाता है, ताकि लोग अधिक से अधिक जो है क्या पेड़ पौधे लगाएं। और वन्य प्राणियों के लिए क्या किया गया है, वन विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास होता है। जो वन होता है उसमें बहुत सारे वन्य प्राणी जो है निवास करते हैं। वनों में जंतुओं की हजारों प्रजातियां देखने को मिलती है बड़ी संख्या में, जैसे जो सांप हो गए,
उभयचर हो गए, पक्षी हो गए, स्तनधारी हो गए, कीट, कृमि, मतलब ये सब निवास करते हैं। इस प्रकार जो है वन जो है उनके लिए भी उपयोगी हैं। अगर हम बात करते हैं बाघ, बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। ये हम सब लोगों को पता है कि बाघ जो है हमारा राष्ट्रीय पशु है और यह जो है देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। जैसे गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास है। हाथी तथा एक सींग वाला जो गैंडा है वो असम के जंगलों में, देखो ये पूछा जाता है एक सींग वाला गैंडा कहाँ पे मिलता है, तो वो असम में मिलता है, असम के जंगलों में। वहीं पर हाथी जो है केरल और कर्नाटक में मिलते हैं। ऊँट जो है भारत में रेगिस्तान तथा जंगली गधा कहाँ पर मिलता है, गुजरात के कच्छ में पाया जाता है। जंगली बकरा, हिम, तेंदुआ, भालू इत्यादि ये सब जो है हिमालय में मिलते हैं। ये सब आपको पता होना चाहिए। बंदर, सियार, भेड़िया, नीलगाय, चीता ये भी हमारे देश में पाए जाते हैं। मोर हमारा जो है राष्ट्रीय पक्षी है और भारत में जो है पक्षी जैसे तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल, बतख ये सब जो है मिलते हैं। और सारे राष्ट्रीय पक्षी जो इनके लिए उद्यान बनाए गए हैं जिससे कि पक्षियों को उनका प्राकृतिक निवास प्रदान वो उस उद्यान में अपना प्राकृतिक निवास कर सकें। उद्यान जो है शिकारियों से पक्षियों की रक्षा भी करते हैं और इस तरह से जो है वो वहाँ पे निवास करते हैं, कोई उनको मारता भी नहीं है। भारत में सांपों की भी सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती है, लेकिन उसमें कोबरा और करैत प्रमुख हैं। ये पता होना चाहिए, भारत में कोबरा और करैत जो है प्रमुख है और बहुत जहरीले सांप है ये। अगर हम देखिए वनों के कटने और जानवरों के शिकार के कारण जो है भारत में पाए जाने वाले वन्य जीवों की प्रजातियां जो है तेजी से घट रही हैं और बहुत सी प्रजातियां जो है समाप्त हो चुकी हैं। इसलिए उनको बचाने के लिए नेशनल पार्क और पशु विहार तथा जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र भी स्थापित किए जा रहे हैं। सरकार ने हाथियों तथा बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना और हस्ती परियोजना जैसे परियोजनाएं भी शुरू की हैं। और अगर हम बात करें कि जानवरों के शरीर के विभिन्न अंगों की, तो अगर वन्य जीवों को संरक्षण हमें करना है तो मनुष्य को जो है जानवरों के जो शरीरों के विभिन्न अंग होते हैं उनको खरीदना बंद करना होगा। जैसे अगर हम बात करें हड्डी, सींग, पंख, इनसे बने पदार्थों को खरीदने से जो है लोग अगर इनकार करेंगे तो वन्य जीवों का वैसे ही संरक्षण मतलब कि वो जो जीव हैं वो बचे रहेंगे। प्रत्येक वर्ष जो है हम लोग इसीलिए अक्टूबर के पहले सप्ताह को जो है किसमें वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं, ताकि वन्य जीवों के निवास को संरक्षित रखा जाए और लोगों को इसके बारे में जागरूक किया जाए। होप सो ये चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इस चैप्टर में सब बेसिक पॉइंट्स थे और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो तो मैंने हाईलाइट कर ही दिए हैं, तो आप बस केवल वो पढ़िएगा। और इस चैप्टर के बारे में डिटेल में जो है हम क्लास 7 में पढ़ेंगे। तो होप सो अच्छे से चैप्टर क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूज़फुल लगे तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि डेली की अपडेट जो है आपको टाइम पर मिल सके। थैंक यू।